वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 संविधान निर्माण की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया है पहले, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए जो है संविधान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना संविधान के कोई देश जो है उसे नहीं चलाया जा सकता है और उसकी हम बागडोर की भी कल्पना जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। आज हम जानेंगे संविधान के बारे में कुछ और बातें। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिसे नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें ये प्रमुख है। हम जानेंगे कि संविधान में क्या होता है। सबसे पहले तो कल हमने जाना था कि संविधान में बहुत सारे नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना नागरिकों का जहाँ तक कर्तव्य होता है, वहाँ पे सरकार का भी कर्तव्य होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, कानून की नज़र में सभी लोग क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं, चाहे वो नागरिक हो या फिर सरकार हो। इसमें जानेंगे कुछ ऐसे नियम सब जो कि प्रमुख है। पहला यह कि साथ रहें, विभिन्न राह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करें। हमारा भारतीय संविधान भी हम लोगों को भाईचारे और एकता के बारे में बताता है और यही यहाँ भी कहा जा रहा है कि हम अपने आसपास जो लोग रहते हैं उससे हम अच्छे संबंध बना के रखें, हम उन्हें सहयोग करें और हम उन पर भरोसा करें, ताकि आने वाले समय में मतलब अगर हमें भी किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो आप सहयोग करते हैं तो आपको भी दूसरी तरफ से सहयोग और भरोसा ही मिलेगा। तो हमारा संविधान यह कहता है कि हमें भाईचारे का गुण विकसित करना चाहिए, हमें भरोसा और अब लोगों के बीच जो है ये सारे गुण जो है विकसित करने चाहिए। दूसरा यह है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसी फैसले लेने का अधिकार क्या होगा। जैसे कि दूसरा पॉइंट ये आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि हम वोटिंग सिस्टम के द्वारा जो है सरकार को चुनते हैं वोट डालकर और अपने निर्णय के अनुसार चुनते हैं। जनता वोट डालती है और सरकार का चुनाव किया जाता है। अब अगर सरकार चुनी जाती है तो वो कैसी सरकार होगी। तो हम लोग को भी पता है कि हमारा जो मतलब देश है वो क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिव है। तो यहाँ पे जो सरकार चुनी गई वो जनता के द्वारा, तो जनता के हित में ही काम करेगी। अगर वो जनता के अहित में काम करती है तो उसके खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कानून है जो उनको हम दायर कर सकते हैं। मतलब ऐसा हमारी संविधान की पुस्तक में भी लिखा गया कि लोकतंत्र के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसे क्या करना होगा, तो सरकार को भी वैसा ही कार्य करना होगा जो जनता के हित में हो। अगर जनता के अहित में होता है तो जनता के पास यह शक्ति होती है कि वो सरकार को पुनः बदल सकती है। तीसरा यह कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या है और क्यों। मतलब इससे कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि हमने सरकार चुन ली। अब सरकार चाहती है कि वो अपनी मनमानी करे, मतलब अपने तरीके से शासन करे या कुछ भी मतलब उसके जो नियम है वो थोप दे। जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जाना था 1789 में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति। तो उस समय हमने देखा था कि वहाँ पे राजा मतलब अपने अधिकारों को थोप देता था जनता पे। तो उस तरीके का यहाँ पे मतलब कोई भी बात नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जनता के लिए सरकार को कार्य करना है। तो जो भी सरकार के अधिकार हैं उन सभी को संविधान की पुस्तक में बताया गया। चौथा यह कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना है। मतलब एक ऐसा समाज बनाना हो जिसमें कि जनता और सरकार दोनों मिलकर साथ साथ रहे। मतलब जनता की भी बातों को सुना जाए और सरकार जो है वो जनता के हित में कार्य करे, क्योंकि हमने उन्हें इसलिए चुना है ताकि वो मतलब जनता के लिए और समाज के लिए जो है वो भले का कार्य कर सके। जिन देशों में संविधान में वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका के लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन में एक लिखित संविधान हो। हमने मतलब इतिहास में बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़े हैं, उनके बारे में जाना है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया आपको, उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, और हम भारत के भी इतिहास को नहीं भूल सकते हैं। ये तीनों इतिहास ऐसे ही हैं जहाँ पे मतलब लोकतंत्र को लाने का तो प्रयास किया ही गया, साथ ही मतलब आज़ादी के लिए किस तरीके से संघर्ष किया गया। जहाँ पे शुरुआत होती है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से, वहाँ पे किस तरीके से लोगों ने निरंकुश राजा को हटाया था और लोकतंत्र जो है उसको स्थापित किया था। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें हम तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हुई थी। वहाँ पे भी मतलब अमेरिका के लोगों ने एकजुट होकर जो है मतलब अंग्रेज थे और जो भी मतलब बाहर से आए थे उनके यहाँ अधिकार करने, उनको उन लोगों ने यहाँ से भगा दिया था अमेरिका से। अमेरिका का भी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अमेरिकी लोगों के पक्ष में ही था। मतलब इसमें अमेरिका की जीत हुई और इंग्लैंड की हार हुई थी। उस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने
केवल अंग्रेजों ही ने नहीं, मतलब यूरोप के तमाम देशों ने, जहाँ पे पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, तो मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे मिनरल थे जिनका उपयोग भारत को नहीं पता था, और बाहर के देश इस बात से मतलब अनभिज्ञ नहीं थे। उन्हें पता था कि भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके काम आ सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे मतलब देखा कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ लूट कर ले जा सकते हैं। तो यूरोप के तमाम देश जैसे कि पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और मतलब फ्रांस, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी थी जो भारत में आकर रुकी, भारत से बहुत सारा सामान जो है वो अपने देश ले गई। और सबसे ज़्यादा जो है हमें हानि पहुंचाने वाले अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने हम पे 200 वर्षों से अधिक तक शासन किया। उसके संघर्ष की कहानी हम इस चैप्टर में जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, और हमारे ही देश में उन्हीं के रहते हुए संविधान किस तरीके से बना और कब लागू हुआ और हमें आज़ादी कब मिली। इन सब बातों को इसी चैप्टर में जाना जाएगा। अब चलिए हम आते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैसे किया गया होगा। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश के धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारे भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। इस बात को हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जैसे हमने साउथ अफ्रीका का इतिहास पढ़ा, साउथ अफ्रीका के बारे में हमने ये जाना कि वहाँ पे नेल्सन मंडेला, जिसको महात्मा गांधी की संज्ञा दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने 25 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए संघर्ष किया। श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव होता है उसे दूर करने का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। उन्होंने अपना आधा जीवन जो वो कारागार में बिता दिया। तब जाकर श्वेत लोगों को यह ज्ञान हुआ कि नहीं, अगर हमें दक्षिण अफ्रीका में रहना है तो हमें अश्वेतों के साथ जो है असमानतापूर्वक व्यवहार नहीं करना होगा, हमें समानतापूर्वक ही सब कोई साथ साथ रहना होगा। उन दोनों के मतलब बात समझने के अनुसार समानता के हक को मान लेने के बाद दोनों की मिलीजुली सरकार है, और आज जो है दक्षिण अफ्रीका इंद्रधनुषी देश के रूप में जाना जाता है, और वो जो है पूरे विश्व के लिए प्रेरणा वाला देश है। उसी तरीके से अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी संविधान में और भारत की स्वतंत्रता की कहानी जो है बहुत ही अलग है। वो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों को भारतीय नेताओं ने किस तरीके से मतलब यहाँ से हटाया और किस तरीके से अपने संविधान को पाने का प्रयास किया। सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा ही नहीं हुआ, बहुत सारे नुकसान भी हुए। पहले पाकिस्तान जो है वो भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान को भी जो है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अलग कर दिया गया। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं आगे। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिसमें से इच्छा हो, अपनी रियासतों का विलय कर दें। स्वतंत्र रहे इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित था और चैन भरा नहीं लग रहा था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश में वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। अब इस लाइन को हम समझने का प्रयास करते कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। मतलब आपको यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, तो भारत और पाकिस्तान के अलग होने के पीछे किसका हाथ था? तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, उनकी बहुत एक फेमस नीति थी जिसको फूट डालो और शासन करो की नीति कहा जाता था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का कल्चर बिल्कुल भी अलग अलग है। वे लोग साथ तो रहते हैं, उनमें भाईचारे का गुण तो है, लेकिन अंग्रेजों ने यह भी सोचा, क्योंकि वो त्रिप बुद्धि के मतलब अपने आप को समझा करते थे, लेकिन भारतीय जो है उन्हें ऐसा नहीं समझते थे। वो तो काफ़ी ज़्यादा चालाक और धूर्त थे असल में। तो उन्होंने क्या किया कि देखा जब हिंदू और मुसलमानों में मतलब बहुत सारी चीज़ों में भेद है, जैसे कि उनके खान पान में, उनके पूजे करने के तरीके में, या फिर उनका मंदिर मस्जिद, ये सब सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थान जो है, धार्मिक स्थल, इन सब में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया और मुसलमान और हिंदुओं में लड़ाई करवानी शुरू करवा दी। इसी नीति को कहा गया था फूट डालो और शासन करो की नीति। जब हिंदू और मुस्लिम को बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ लड़ा दिया गया, जैसे कि हिंदू में गौ मांस जो है वो नहीं खाया जाता है और ये मुसलमानों में जो है वो लोग खाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाया गया, और अंग्रेजों ने इसका बखूबी फ़ायदा उठाया। उन्होंने काफ़ी समय तक शासन किया। अंग्रेजों ने जाते जाते भी हमें नहीं छोड़ा, मतलब हमारे भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। तो उसी के कारण जो है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मतलब अंग्रेजों ने ऐसी नीति बनाई कि भारत से पाकिस्तान को अलग करना पड़ा, और पाकिस्तान जो है वो अपने लिए एक अलग देश का मांग कर रहे थे जहाँ पे शांति की स्थापना होनी चाहिए थी। भारत ऐसा कदापि नहीं चाहता था, लेकिन मुसलमान जितने भी थे वे चाह रहे थे कि हमारा एक अलग मतलब देश हो। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो है मांग की गई। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और अली मुसाली और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलकर जो है पाकिस्तान के बंटवारे की मांग की। और जिस समय हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो सबको पता था कि जब संविधान लिखा जाएगा
तो वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उसी से हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए जिस दिन संविधान की पुस्तक को तैयार किया गया उस दिन पाकिस्तान का भी अपना एक संविधान बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था, और उसी समय जो है भारत और पाकिस्तान को जो है अलग करने का निर्णय ले लिया गया था। यहाँ पे है, आप अपने दादा दादी नाना नानी या इलाके किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उन्हें आज़ादी या बंटवारे या संविधान के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या अंदेश थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। आप लोग इसका क्वेश्चन मतलब ढूंढे और हमें बताएं अपने आसपास से पूछ के। अगर आपको यह नहीं मिलता है तो जिस समय क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा उस समय इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौरे में सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति में उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज को, राजनीतिक को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों का लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में हुए कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव, यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। और इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बनी हुई थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायक का गठन किया वो बहुत कमजोर था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए जाते थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव था। तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे 1935 का भारत सरकार कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपने ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्रों के कामकाज और अमेरिकी अधिकारों की सूची से प्रभावित थे। रूस में हुई साम्राज्यवादी क्रांति से भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाए रखने की कल्पना करने लगे। लेकिन वे दूसरे की सिर्फ नकल नहीं कर सकते थे। हर कदम पे वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों में हमारे संविधान के निर्माण में कितनी मदद मिलेगी। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि यहाँ पहले कहा क्या जा रहा है। जैसे कि हमने बताया आपको कि भारत पे 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के लिए मतलब पहले तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा था, क्योंकि भारतीय इतिहास को जानने के लिए उन्होंने हमारे 2 ग्रंथ महाभारत और रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाकर अध्ययन करवाया। अध्ययन करने के बाद उन्हें जब भारतीय इतिहास के बारे में पूरा सब कुछ मालूम चल गया तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर सबसे पहले अपना अधिकार जमाया। धीरे धीरे करके वो पूरे भारत को मतलब अपने चंगुल में जकड़ने लगा। काफ़ी समय तक आते आते अगर आप बात करें 17वीं सेंचुरी से, तो 17वीं सेंचुरी से उस अंग्रेजों की जो बागडोर की सत्ता थी भारत में घुसने लगी थी, और ये 1800-1900 आते आते तक तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई थी कि उसे भारत से उखाड़ फेंकना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि यहाँ पे उनको पता था कि भारतीय राजा जो है वो कमज़ोर होते थे और कुछ ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों से हाथ मिला लेते थे। तो भारतीयों पे मतलब भारतीयों पर क्या करना था, जैसे भी कब्जा करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा आपने 8 क्लास का इतिहास, तो उसमें जाना होगा कि जो सिराजदौला था 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में जब पहली बार अंग्रेजों से उसकी भिड़ंत हुई थी, तो मीर जाफर जाकर जो है अंग्रेजों से मिल गया था और सारा रहस्य जो उसको बता दिया था। इस कारण जो है सिराजदौला हार गया था
और ठीक उसी तरीके से मीर जाफ़र को उसने कठपुतली की सरकार बनाई थी और मीर जाफ़र को भी धोखा देने के लिए मीर कासिम उसका दामाद वो भी जाके अंग्रेज़ों से मिल गया था। बहुत सारे ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने जाकर अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया था और जिसके कारण मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ पे अधिकार करना जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। ये तो अब तक की कहानी थी जब तक मतलब अंग्रेज़ों ने भारत पर किस तरीके शासन किया। अब भारत के संघर्ष की कहानी थी जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ऐसे बहुत सारे नेता, सुभाष चंद्र बोस का उदय हो चुका था और वे चाहते थे कि भारत को किस तरीके से अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। 19वीं सेंचुरी तक आते आते महात्मा गांधी यह समझते थे कि अंग्रेज़ हमारे लिए हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी आंखें तब खुली जब 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से यह वादा किया गया कि आप लोगों के जितने भी मतलब लोग हैं उनको अगर हम सैनिक में इस्तेमाल करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो अगर इस युद्ध में हमें जीत मिलती है तो हम जो है आपको आज़ाद कर देंगे। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीय जो कि उस समय समुद्र पार करना पाप समझते थे, फिर भी वे लोग गए लड़ाई करने के बाद जब वो लोग वापस लौटे तो उन्हें यह उम्मीद थी कि अंग्रेज़ी सरकार उन्हें आज़ादी देगी और मतलब उन्हीं के क्षेत्र में उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है सहयोग देगी, उन्हें अधिकार देगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से अंग्रेज जो है भारतीयों को वंचित कर दिए और भी बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही साथ जो भारत में सामान आते थे अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे नियम थे जिसके कारण मतलब जिसको देखते भारतीय नेताओं का मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आघात हो गया और उन लोगों ने एक निर्णय लिया। उन लोगों ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो अब षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। आज़ादी लेने के लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास भी करना शुरू कर दिया था। उसी क्षेत्र में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का एक रूप लिखा था कि जैसे कि उस समय 1928 से लेकर 1931 तक आते आते जो है कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी आ गया था जिसमें कि भारतीय संविधान किस तरीके से बने उसकी नींव रख दी गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब अब तक इतिहास में जितना भी घटना हो चुका था, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो भारतीय भी उससे अनुबद्ध नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि भारतीयों को उनका ज्ञान नहीं था। भारतीय उन सारे ज्ञानों को लेकर उनमें से जो भी अच्छी बातें थी उनको संविधान की पुस्तक में वे लिखने के लिए भी प्रयत्न कर रहे थे और सुझाव भी दे रहे थे। मतलब उनमें जो चीज़ें भारतीयों के लिए नहीं अच्छी थी उनको छांटा भी जा रहा था। अब चलिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं जिसको हम एक दो बार देख के और समझ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। 1875 से 1950 तक का यह है इतिहास। इसमें लिखा है कि इनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था। ये अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसार मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री। मतलब इन्होंने क्या किया था कि जिस तरीके से भारत में जब मतलब आज़ादी लेनी थी 1950 तक का इनका इतिहास है, तो इन्होंने मतलब बहुत सारे किसानों को एकत्रित भी करने का प्रयास किया था। एक बारदोली किसान सत्याग्रह मतलब उस समय चलाया गया था, उसके ये नेता भी बने थे। साथ ही साथ जो है इनको अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसार मंत्री में भी मतलब चुना गया था। ये कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ेंगे, ये है सरोजनी नायडू के बारे में। इनका जो मतलब इतिहास है 1879 से 1949 तक इनका जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये पेशे से कवित्री भी थी और लेखिका भी थी और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। इन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे लेख लिखे जिनमें कि जैसे कि हमें किस तरीके से आज़ादी मिले, और अंग्रेज़ों के बारे में भी बहुत सारी पत्रिकाएं भी इन्होंने लिखी थी जिसे पढ़कर जो है लोग अंग्रेज़ों की नीति कैसी है, मतलब ये वे हम पे किस तरीके से अधिकार करते हैं, उनके बारे में जानने के लिए इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को भी लिखा था। उसके बाद है टीटी कृष्णामचारी। इनका जो इतिहास है 1899 से 1974 तक इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री भी बने थे। अब यहाँ पे देखिए ये राजेंद्र प्रसाद हैं जिनका जन्म मतलब 1884 से इनका जन्म 1963 तक इनका शासन व्यवस्था था। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के ये अध्यक्ष बने और वकील भी थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदारी थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आप ये क्वेश्चन याद रखें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब चलिए संविधान सभा के बारे में जानें। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन है। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारी मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधि की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनाव। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। इसके तत्काल बाद देश को 2 हिस्सों में भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया और संविधान सभा के सभी 2 हिस्सों में बट गई। भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की
संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसका काम पूरा कर लिया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन की याद हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इसमें 299 सदस्य थे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान का भी संविधान इसी दिन तैयार किया गया था। यहाँ पे देखिए, आपने अपने राज्य या इलाके में संविधान सभा में गए होंगे। एक ऐसे सदस्य का नाम पता करिए जिनका जिक्र यहाँ नहीं है। उस नेताओं की तस्वीर जुटाइए, उसका स्केच बनाइए, जिसकी तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी जाती है और उनके बारे में ब्यौरा दिया जाता है। यानी कि नाम, जन्म, गृह, मृत्यु, वर्ष, उन स्थान के बारे में, सीमाओं के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण संविधान सभा के बाद की भूमिका। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका नाम नहीं दिया गया। आप उन्हें खोजें और लिखें और हमें बताएं। ये देखिए, ये जयपाल सिंह है। 1903 से 1970 तक इनका शासन व्यवस्था था। जन्म इनका झारखंड में हुआ। ये खिलाड़ी हैं पेशे से और शिक्षाविद हैं। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक। मतलब जैसे अंग्रेजों ने फूट-डाल और शासन करो की नीति के आधार पर बहुत सारे लोगों को जाति के आधार पर, वंश के आधार पर काम दिया था, तो उन सब चीज़ों को हटाकर जो है संविधान में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को जोड़ा गया था कि हमारा संविधान जो है किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करता है। हमारे संविधान में जो है सभी जातियों को मान्यता दी गई, सभी धर्म के लोगों को मान्यता दी गई है। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण जिक्र किया है कि संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं किया। यह अपने समय के व्यापक सहमतियों का व्यक्त करते हैं। दुनिया के देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान पर वह कागज का टुकड़ा या किसी अन्य किताब तरह दस्तावेज भर है, कोई भी उसे एक आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी के भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल के खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान का एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। उस समय सार्वभौम व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया जिनका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। इनके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। इस सभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, और स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूहों और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम व्यक्तिगत अधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इस तरह होता। किसी ने संविधान सभा के काम किए तो वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा का कई दौरों में चर्चा हुई और 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार किया गया। 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ की गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम के 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि हमारे संविधान की पुस्तक का जो निर्माण है बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया कि जो संविधान की पुस्तक बनाई जा रही है उसमें वोटिंग सिस्टम लाया जाए। अगर वोटिंग सिस्टम लाया भी जाता तो भी जो हमारा संविधान बना है वो कुछ इस तरीके का होता। अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति के बाद जो है भारत 2 भाग में तो वैसे भी बढ़ चुका था। और भारत हम जानते हैं कि मतलब ये विविधता वाला देश है। मतलब यहाँ पे अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा के लोग बसते हैं। यहाँ पे उनकी सोच भी एक जैसी नहीं है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी संविधान की पुस्तक को लिखा गया था, जिसमें कि मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है मुख्य रूप से योगदान था। मतलब उन्हें जो है कमेटी का सदस्य बनाया गया था, प्रारूप कमेटी का, और उनके द्वारा बोला गया, मतलब उसमें जितनी भी बातों को लिखा गया सारे नेताओं से मतलब बातचीत करके, सारे देशवासियों को सुनाकर, सबसे पूछकर, और जो भी चीज़ें लिखी गई उसको बहुत बार संशोधन भी किया गया, बहुत बार उसको उस पर चर्चा भी किया गया। 114 दिन इस पर गंभीर बहस हुई और तब जाकर जो है हमारे संविधान की पुस्तक जो है वो 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित की गई और तैयार की गई। तो इसमें सभी छोटी और बड़ी बातों का ध्यान रखा गया था।
कि किस तरीके से संविधान की जो पुस्तक है उसमें मतलब कमी नहीं आए। यहाँ पे देखिए जी दुर्गा भाई देशमुख के बारे में 1919 से 1981 तक का इतिहास। इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र प्रदेश की महिला सभा की संस्थापक भी थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता थी और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी बनी थी। इनका नाम था श्री दुर्गा भाई देशमुख। इन लोगों ने संविधान को बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।